आज कहानी अड्डा में दोस्तों आपके लिए लेकर आई हूँ मनोहर श्याम जोशी जी की बहुत ही सुंदर कहानी। शीर्षक है उसका बिस्तर। बहुत मुश्किल से एक अदद मामूली नौकरी पा लेने के बाद उसने महसूस किया अभी और भी कई चीज़ें हैं जिन्हें पा सकना आसान नहीं। सबसे पहले महानगरी दिल्ली में रहने के लिए जगह। यह मुश्किल एक परिचित के परिचित ने हल कर दी थी। नई दिल्ली के लगभग टूटने को तैयार एक क्वार्टर की बदनुमा बदरंग और तकरीबन हिल चुकी जाफरी किराए पर दिलाकर जाफरी में बस जाने के बाद घर गृहस्थी के लिए आवश्यक वस्तुओं की एक लंबी फेहरिस्त उसके सामने मंडराने लगी। अच्छे कपड़े, बर्तन, साइकिल, टेबल फैन, मेज कुर्सी, अच्छी सी बीवी, चारपाई और बिस्तर। इस फेहरिस्त में से और तमाम चीज़ों को आगे पीछे कई दिनों के लिए स्थगित किया जा सकता था, लेकिन चारपाई और बिस्तर का मसला टालना मुश्किल था। गर्मियों के दिन लोग बाग क्वार्टरों के बाहर के उजड़े लॉन में सोते थे। वहां बिना चारपाई के कैसे सोएं और बिना पंखे के इस मौसम में जाफरी में कैसे रात काटे। बजट चारपाई की अनुमति नहीं दे रहा था, लेकिन चारपाई ही ना होना शरीफ मध्यम वर्गीय लोगों के साथ रहना असंभव बना रहा था। लिहाजा सिगरेट की जगह बीड़ी अपनाने का संकल्प करके उसने सबसे सस्ती मूंज की एक चारपाई ले ली। जब इस नई चारपाई पर उसने अपना पुराना बिस्तर बिछाया तब उसे बहुत संकोच हुआ। उसने महसूस किया कि चारपाई पे उसका बिस्तर नहीं, उसकी दरिद्रता की नुमाइश लगी है। एक मैली सी रजाई जिसमें रुई अब इकसार नहीं रह गई थी, एक उससे भी मैला गद जो कई जगह से फटा था, एक मुड़ा तुड़ा बिना खोल का चीकट तकिया, न दरी न चादर, और इस बिस्तर में वो खास महक थी जो पहाड़ की सीलन में रह चुकने की सूचना देती है। बिस्तर का रंग रूप, बिस्तर की गंध अनुभवी दर्शक के मन में खटमल पिस्सू की आशंका को जन्म देती थी। अगले दिन सुबह क्वार्टर मालिक ने बिस्तर को धूप दिखाने की नेक सलाह देकर इस आशंका को परोक्ष रूप से प्रकट कर दिया। उनकी बात सुनकर बहुत मन में झेप लगी। उसे लगा कि अपनी जात और अपने जिले के क्वार्टर मालिक पर न सिर्फ उसके बिस्तर के खटमल बल्कि घर के तमाम भेद जाहिर हो गए। उसके बाप का शराब और जुए के कर्ज में डूबकर मरना, उसकी माँ की हिस्टीरिया के दौरे, उसके भगोड़े छोटे भाई का एक बार चोरी में पकड़े जाना, उसकी बहन की बेबुनियादी मगर बहुत फैली बदनामी। उसने जितना ही सोचा उतना ही यह महसूस किया कि अपने कभी खुशहाल कुनबे की मौजूदा कंगाली का ये विज्ञापन, ये बिस्तर उसे फेंक ही देना होगा। लेकिन फेंक दे तो सोए किस पर और नया बनाए तो कैसे? अभी तो चारपाई लेना तक मुश्किल हो गया था। पहला वेतन मिलने पर भी स्थिति लगभग यही रहेगी। नौकरी की खोज के दौरान लोगों का जो उधार लिया है वो भी चुकाना होगा। घर में पिताजी के मरने, बदनामी के डर के कारण बहन के सेविका पद से मुक्त हो जाने और छोटे भाई के भाग जाने के बाद बेसहारा हुए 6 जनों के परिवार की परवरिश के लिए कुछ भेजना भी तो होगा। अपना सारा महीने का खर्च निकालना होगा। ऐसा देखा जाए तो महीनों तक बिस्तर लायक पैसे जोड़ ही नहीं पाऊंगा। वो बिस्तर की समस्या से आक्रांत रहने लगा और इस तरह दुखी रहने पर उसे खुद अपने से झुंझलाहट होने लगी। उसे अपनी बुनियादी मूर्खता का आभास सताने लगा। अगर चतुर होता तो क्या इतना मामूली सा मसला हल नहीं कर पाता? अरे लोग बाग कैसे कैसे मसले हल कर लेते हैं। लोटा लेकर घर से निकलते हैं और लखपति होकर लौटते हैं। वो एक बिस्तर तक का जुगाड़ नहीं कर पा रहा। इस बारे में सलाह ले तो किससे? जो सुनेगा वही हंसेगा। एक बार उसके मन में थोड़ी चतुराई आई। सोचा क्यों न केवल एक चादर और दरी ले लूं और तकिए का खोल बनवा लूं। इस चतुराई पर वो बहुत खुश हुआ। हालांकि चादर और दरी खोल के लिए भी उसके पास अभी पैसे नहीं थे, ना पहला वेतन मिलने पर हो सकते थे। मजबूरी ने सारी खुशी खत्म कर दी। तब उसे चतुराई में खामियां नजर आने लगी। क्या केवल चादर और दरी को बिस्तर कहा जा सकता है? क्या चादर और दरी हो जाने पर वो पुराना गद्दा रजाई फेंक सकेगा?
अगर नहीं फेंकेगा तो क्या वे उसकी दरिद्रता की नुमाइश नहीं करते? अगर फेंक देगा तो मौसम बदलने पर क्या करेगा? तब की तब देखी जाएगी। कहने से काम नहीं चल सकता। अगर तब हालत बदतर हुई तो? उसने चतुराई को दुत्कार दिया और तय किया कि चाहे जैसे हो, पूरा बिस्तर ही बनवाएगा और शीघ्र ही बनवाएगा। मगर कैसे? और इस सवाल पर कोई चमत्कारी जवाब उसे नहीं सूझा। फिर एक दिन शाम को वो पहाड़गंज तक टहल आया, ये मालूम करने के लिए कि नया बिस्तर कम से कम कितने में बन सकता है। वहां पहुंचकर उसे संकोच ने धर दबोचा। जब खरीदने के लिए पैसे नहीं तो बेकार दुकानदार से कैसे बात करे। आखिर बहुत हिम्मत करके एक ऐसी दुकान पर पहुंचा जिसका मालिक बुजुर्ग और सीधा साधा सा था। जाकर उसने सवाल किया कि नौकर के लिए बिस्तर बनवाना है, कम से कम कितने में बनेगा। दुकानदार ने बिस्तर का ब्यौरा पूछा और फिर बताया कि अगर आप कॉटन वेस्ट का गद्दा रजाई लें, काम सस्ते में बन जाएगा। पूरा हिसाब पूछकर ये कहकर चला आया कि कल मैं नौकर को रुपए लेकर भेज दूंगा। इसके बाद वो टहलता हुआ अपने नियत ढाबे में खाना खाने के लिए पहुंचा। वहां सहसा सस्ते बिस्तर बनवा सकने का एक गैर चमत्कारी उपाय उसे सूझा, त्याग और तपस्या। आज से वो बगैर सब्जी खाए काम चला लेगा, केवल दाल और प्याज चटनी के साथ रोटी खाएगा। दफ्तर आने जाने के लिए बस नहीं, पैदल ही चलेगा। चाय दिन में कुल एक बार पिएगा। इस तरह यहाँ वहाँ खर्च में काट छाट करके पहला वेतन मिलने पर नया बिस्तर लेने का दुस्साहस कर डालेगा। संभव है इस दुस्साहस के कारण अगले महीने के अंत में सूखी रोटी के लाले पड़ जाएं, लेकिन दुस्साहस करना ही होगा क्योंकि बिस्तर बनवाना प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। पहला वेतन मिलने पर उसने दोस्तों बिस्तरा बनवा ही डाला। क्वार्टर मालिक ने कहा कि ये काम आपने अच्छा किया। तब उसे अपनी तपस्या सार्थक हुई जान पड़ी। बिस्तर पर लेटकर उसके गुदगुदेपन पर हाथ पांव लंबे पसार कर उसके नएपन की गंध अपनी नाक में महसूस कर कर उसे और संतुष्टि महसूस हुई। तभी उसकी दृष्टि लान पर केवल एक फटी दरी बिछाकर लेटे हुए भुवन सिंह पर पड़ी। भुवन सिंह चपरासी की नौकरी की तलाश में भटकता हुआ एक बेकार नवयुवक था जो फिलहाल क्वार्टर मालिक का घरेलू काम करके अपना समय काट रहा था और बाहर पड़े रहने और सुबह शाम सूखी रोटी खा सकने का अधिकार लिए हुए था। कुछ देर तक वो अपने नए बिस्तर पर लेटे लेटे भुवन सिंह के नाचीज बिस्तर को देख रहा था। फिर एक झटके से उठा। उसने अपनी जाफरी खोली और पुराना बिस्तर निकालकर उसे बख्शिश के रूप में दे दिया। बख्शिश दे सकने की इस क्षमता ने उसे संतोष की पराकाष्ठा पे पहुंचा दिया। उस रात वो चैन की नींद सोया। अगले दिन तड़के उसकी नींद खुली। कुछ देर बिस्तर पर लेटे लेटे वो ये सोचकर सुख का अनुभव करता रहा कि जैसे त्याग तपस्या से उसने बिस्तर वाला मसला हल कर लिया, वैसे ही एक एक करके अपने और परिवार के मसले हल कर डालेगा। सुबह के पक्षियों के स्वरों से उसने अपने आगामी सफलताओं के सगुन सुने। तबीयत तो यही हो रही थी कि इसी तरह लेटा रहे और खुली आंखों से सपना देखता रहे, लेकिन क्वार्टर में घर के मेहमान और किराएदार इतने लोग थे कि सुबह पहले नहा लेने से बिना पैदल दफ्तर जाने की योजना चल नहीं सकती। तो वो उठ बैठा। एक विचार आया कि बिस्तर समेटकर जाफरी में रखाए। फिर सोचा ऐसी भी क्या जल्दी है। मन में शायद यही इच्छा होगी कि आसपास के लोग भी उठकर उसकी खुशहाली के नज़ारे देख लें। 15 मिनट बाद वो जब नहा धोकर लौटा तब चारपाई पर निगाह पड़ते ही दिल धक से रह गया। चारपाई पर बिस्तर नहीं था, किसी ने संभाल कर रख दिया होगा। उसने अपने मन को समझाया, लेकिन नहीं, बिस्तर जाफरी में नहीं था। आसपास के सब लोग सोए हुए थे। क्वार्टर मालिक और भुवन सिंह उससे पहले ही उठ चुके थे, इस समय अंदर थे। उसने जाकर अंदर पूछताछ की और केवल घंटे भर तक पास पड़ोस के कुतूहल का विषय बने रहने के बाद नए बिस्तर की चोरी का प्रसंग सबके लिए बासी पड़ गया। थाने में रपट दर्ज कराने की व्यर्थता पर विचार विमर्श भी बेमाजा होता चला गया।
कई समझदार लोग आपस में इस बात पर भी शंका व्यक्त करने लगे कि इन साहब के पास नया बिस्तर था भी या ये झूठ बोल रहे थे। उसे महसूस हुआ कि लोग बाग हमदर्दी नहीं जता रहे बल्कि उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। उसे नए सिरे से अपनी बुनियादी मूर्खता का बोध हुआ और ये बोध क्रोध और करुणा दोनों का कारण बना। उसने बिस्तर तुरंत लपेटकर जाफरी में क्यों नहीं रखा? अब बिस्तर की चोरी पर रोने से क्या फायदा? बिस्तर जैसी मामूली सी चीज की चोरी पर कोई हमदर्दी भी कितनी देगा? बिस्तर चोरी चला गया तो कोई पहाड़ टूट गया। अब वो किसी को कैसे समझाए कि उस पर तो सचमुच पहाड़ टूट गया। जो चोरी गया वो बिस्तर नहीं था, तपस्या की सफलता का प्रतीक था और उसके पास बिछाने के लिए भी तो कुछ नहीं। पुराना बिस्तर तो बख्शीश में दे दिया उसने। रात ढाबे में खाने के बाद देर तक इधर उधर भटकता रहा। वो चाहता था कि सबके सो चुकने के बाद लौटे और चुपचाप जाकर अपनी कोठरी के फर्श पर लेट जाए। उसके कदम भटक रहे थे और विचार भी। बिस्तर के खोने का दर्द जैसे तमाम अस्तित्व के खोने का दर्द बनता जा रहा था। उसके पास इतना रुपया नहीं था कि दूसरा बिस्तर बनवा सके। उसके पास इतना रुपया नहीं था कि अप्रत्याशित आपत्ति आ जाने पर उसका मुकाबला भी कर सके। उसने कल्पना की कि अगर कोई सख्त बीमार पड़ जाए तो दवा दारू के लिए पैसे तक नहीं है। उसने कल्पना की कि उसकी माँ जिंदगी की अंतिम सांसें अगर गिन रही है और तार आ जाए तो उसके पास इतने लंबे सफर के लिए एक पैसा नहीं था। ऐसी कल्पनाएं कर करके वो रुआसा हो चला। फिर इन कल्पनाओं ने ऐसा रुख लिया जिसका हास्यप्रद आयाम भी था। मिसाल के लिए उसने सोचा कि उसकी इकलौती पतलून किसी सीट की उभरी कील में फंसकर अगर फट जाए तो उसके पास दफ्तर पहनकर जाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा और नई पतलून सिलाकर खरीद सकने के लिए पैसे नहीं थे। महीने का आखिरी दिन था। अगर उसकी चप्पल चलते चलते फट गई तो मोची ठीक करने के 25 पैसे मांग रहा है और उसके पास तो कुल 10 पैसे बचे हैं। वो चप्पल को हाथ में लेकर नंगे पांव निकल पड़ा है। एक कील सहसा उसके पांव में चुभ गई और दवा दारू के अभाव में गैंग्रीन के रोग से वो शायद मर जाए। शुरू में इन कल्पनाओं का हास्यप्रद पक्ष उसके समझ उजागर नहीं हुआ। वो अपने वास्तविक और कल्पित दुखों को पोसता रहा और गहरे कहीं इससे उसे एक सहारा भी मिलता रहा। फिर उसे इस सोच विचार का हास्यप्रद पहलू नजर आने लगा जो अब तक अपनी गृह दशा मालूम हो रही थी। वो अपनी बुनियादी मूर्खता का रूप लेने लगी और मुंह बिराने लगी। उसे अपने पर गुस्सा आया। वो इसी तरह सारी रात टहलता रहेगा। बीमार पड़ना है, सोने का प्रबंध नहीं करना है। वो अपनी जाफरी में लौटा। भवन सिंह और क्वार्टर मालिक के अतिरिक्त सब सो चुके थे। भवन सिंह बर्तन मांज रहा था। क्वार्टर मालिक अपने गांव की जमीन के कुछ कागजात में माथापच्ची कर रहे थे। उन्होंने कागजात फाइल में बंद किए, चश्मा उतारा और बोले, कहिए आज बड़ी देर से लौटे, अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। वो कहना चाहते थे कि मेरा बिस्तर तो चोरी चला गया है, लेकिन ऐसा कहना अपनी मूर्खता का एक और सबूत देने जैसा लगा। क्वार्टर मालिक को मालूम था कि बिस्तर चोरी चला गया है। उसके चुप रहने पर बिस्तर मालिक ने बिस्तर की चोरी पर नए सिरे से सहानुभूति व्यक्त की। इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि उनके पास पुराना बिस्तर तो है ही। बोले, बात यह है कि मेरे पास भी गिने चुने ही बिस्तर हैं और मेहमान आप देख ही रहे हैं कितने आए हुए हैं। उनमें से एक के पास बिस्तर नहीं है, वरना आपको एक दे देता। कहिए तो पड़ोस से दरी बरी का प्रबंध कर दूं। तकल्लुफ की कोई बात नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, उसने बुजुर्ग नुमा लहजे से कहा और फिर जाफरी के अंदर जाकर पेंसिल कॉपी लेकर दिखावे की व्यस्तता में डूब गया। क्वार्टर मालिक एक गहरी डकार लेकर सोने चले गए। थोड़ी देर में भवन सिंह आया। बरामदे में भवन सिंह ने उसकी चारपाई उठाई और बाहर रख दी। फिर बाहर आकर बोला, आज सोएंगे नहीं बाबू साहब? इस प्रश्न से उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन गुस्से को पीकर उसने कहा, सोऊं किस पर? बिस्तर तो नहीं है। बिस्तर है, भवन सिंह ने कहा, बिछा भी दिया है, जाइए आराम कीजिए। उसे आश्चर्य हुआ।
जाफरी पर ताला लगाते हुए उसने एक क्षण ये कल्पना की कि भौन सिंह किसी चमत्कार से शायद उसका नया बिस्तर ढूंढ लाया हो। लेकिन ये क्या, खाट पर पुराना बिस्तर बिछा हुआ था, उसने भौन सिंह को जो बख्शीश में दिया था। कांपते हुए स्वर में उसने विरोध किया, ये नहीं हो सकता भौन सिंह। भौन सिंह ने कुछ नहीं कहा, केवल उसका हाथ पकड़कर उसे खाट पर बैठा दिया और खुद फटी दरी बिछाकर लॉन में लेट गया। कुछ देर तक वो खाट पर बैठा रहा, फिर लेट गया। स्थितियों के हाथों अपनी हार उसे अब पराकाष्ठा पर पहुंची हुई मालूम हुई। सवेरे के अपने वास्तविक और कल्पित दुखों पर वो कई बार वासा हो गया, पर रोया नहीं। लेकिन अब पुराने बिस्तर के तकिए में बसी उसकी कंगाली की गंध नम होने लगी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? बहुत सुंदर सी कहानी थी और दिल को छू लेने वाली थी। गरीबी दोस्तों कभी कभी ऐसी हो जाती है कि हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों को भी पूरा नहीं कर पाते। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।